तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो था ध्वनि, और ध्वनि से संबंधित हमारी 2 क्लास पहले से ही हो चुकी हैं, और दोनों क्लासों में हमने ध्वनि से संबंधित जितना भी सिलेबस है उसमें से 85% कंप्लीट करा दिया था। अब इसके बाद 15% कंप्लीट कराना है, जो कि अभी इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हमें पहला जो टॉपिक जो पढ़ना है वो है तारत्व। तारत्व। अब ये तारत्व होता क्या है? तारत्व होता है आवाज मोटी या भारी या पतली होना। आवाज का भारी, मोटी या पतली होना, ये क्या कहलाता है? ये तारत्व कहलाता है। अब ये तारत्व निर्भर किस पर करता है? तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसका मतलब क्या है? तारत्व समानुपाती होता है। तारत्व समानुपाती होता है, किसके होता है? तारत्व समानुपाती होता है आवृत्ति के। कैसे लिख सकते हैं हम? तो तारत्व समानुपाती आवृत्ति। ये समानुपाती क्या होता है? ये सारी चीजें हमने आपको पहले ही दूसरी क्लास में और फर्स्ट क्लास में बता दी थी। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती, जब एक चीज बढ़े तो दूसरी भी चीज बढ़े, या एक चीज को कम हो तो दूसरी भी चीज कम हो, तो क्या होता है? समानुपाती। यदि एक चीज बढ़ी और दूसरी चीज कम हुई तो वो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये चीजें हमने आपको पहले ही सिखा रखी थी। अब दूसरी चीज क्या पढ़नी है हमें? जब हम बोल रहे हैं कि तारत्व आवृत्ति के समानुपाती होता है, तो मतलब क्या हुआ? तारत्व ज्यादा तब आवृत्ति ज्यादा। तब क्या होगा? तारत्व ज्यादा और फिर उस तो आवृत्ति भी ज्यादा होगी। जब दोनों ही चीजें ज्यादा होंगी तो भारी आवाज होगी या पतली आवाज होगी? तो यहां पर क्या होगा? पतली आवाज। दूसरा, तारत्व कम तब आवृत्ति भी कम। तब क्या होगा? भारी आवाज। तब क्या होगा? भारी आवाज। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों की आवाज जो होती है वो काफी पतली होती है। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की तुलना में काफी भारी होती, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की तुलना में काफी पतली होती है, पुरुषों की भारी होती है। ये सब किसके कारण होता है? तारत्व के कारण। किसके कारण होता है? तारत्व के कारण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं। यहां से आपसे पूछा जाता है कि यदि आपतन कोण 85 डिग्री का एंगल बनाता है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप में वो यहीं से बनते हैं। दूसरा, जैसे कि सोनार हुआ, पनडुब्बी हुई और ये तुम्हारे चिमगादड़ हुए, ये जो प्रतिक्रियाएं करते हैं, जैसे कि अभी पनडुब्बी हुई और पनडुब्बी क्या करती है कि पानी में एक तरंग छोड़ती है। तरंग छोड़ने के बाद उसे क्या पता लगता है कि सामने कितनी दूरी पर कोई भी जहाज या कोई पनडुब्बी या कोई वस्तु कितनी दूरी पर है। ये पता लगाने के लिए वो क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं? ध्वनि तरंग को छोड़ते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है
कि कितनी दूरी पर है वो वस्तु हमसे। लेकिन ये परावर्तन होता क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ये परावर्तन क्या होता है। देखिए परावर्तन कुछ नहीं होता, परावर्तन में बस इतना होता है, किसी भी ध्वनि तरंग का किसी सतह से टकराकर वापस आ जाना, यही कहलाता है परावर्तन। दूसरी चीज, परावर्तन आप किसी भी चीज से समझ सकते हो। यदि आपने एक बॉल लिया और बॉल को आपने दीवार पर मारा और दीवार पर मारने के बाद वो क्या हुआ, वापस लौट कर आ गया, ये क्या है, परावर्तन है। परावर्तन जो होता है सिर्फ ध्वनि का ही नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि देखो तरंग के रूप में होती है, और तुम्हारी लाइट जो होती है, जो प्रकाश होता है, वो भी एक तरंग के रूप में होता है, तो प्रकाश का भी परावर्तन होता है। तो जो भी तरंग टकरा कर वापस आ रही है तो उसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। प्रकार से परावर्तन जो होता है ध्वनि का भी होता है, प्रकाश का भी होता है। प्रकाश तरंग जो होती है वो किसी सतह से टकरा कर जब वापस आ जाती है तो वो क्या कहलाती है, प्रकाश तरंग का परावर्तन। इसी प्रकार से ध्वनि तरंग का भी परावर्तन होता है। ध्वनि तरंग जब किसी सतह से टकराकर वापस आ जाती है तो वो कहलाती है ध्वनि तरंग का परावर्तन। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे रहते हैं, जैसे पनडुब्बी हुई, तो पनडुब्बी पानी के अंदर जब चलती है तो अपने सामने आने वाले जहाज़ों को या सामने आने वाली किसी वस्तु को कैसे पता करती है कि वह कितनी दूरी पर है। या चमगादड़ जो होते हैं रात के अंधेरे में कैसे पता लगा लेते हैं कि सामने कोई वस्तु आ रही है या फिर सामने कुछ है, तो कैसे पता लगा लेते हैं, ये सब परावर्तन की वजह से ही होता है। तो समझते हैं परावर्तन को, परावर्तन होता क्या है। सबसे पहला ये होता है एक परावर्तक सतह। ये होता है हमारा परावर्तक सतह। ये है आपतित किरण, क्या कहेंगे इसे, ये है हमारी आपतित किरण। दूसरा ये है हमारी परावर्तित किरण, ये है हमारी परावर्तित किरण। अभी क्या होता है कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक अभिलंब डाल दिया, इसे कहते हैं हम अभिलंब। ये होता है हमारा अभिलंब। यहाँ पर इन तीनों के द्वारा एक बिंदु बन रहा है और इस बिंदु को कहते हैं हम आपतित बिंदु। ये क्या है, आपतित बिंदु। अभी ध्यान से समझिए, जब एक ध्वनि तरंग आती है और वापस लौट जाती है तो यही तो कहलाता है परावर्तन। अभी आ रही है, हमने एक अभिलंब डाला, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक कोई एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है हमने बोला कि ये I डिग्री एंगल बन रहा है। इसके बाद यहाँ पर तब ये लौट कर जाएगी, तो लौट कर जाते समय भी एक अभिलंब के साथ एंगल बनाएगी, तो माना हमने ये R डिग्री एंगल बना रही है। ओके, ये जो कोण है इसे कहते हैं हम आपतित कोण, और ये जो होता है ये वाला, इसे कहते हैं हम परावर्तित कोण। एक होता है आपतित कोण और एक होता है परावर्तित कोण। आपतित किरण के द्वारा जो अभिलंब के साथ कोण बनता है उसे कहते हैं हम आपतित कोण, और परावर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम परावर्तित कोण। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम रहता है, नियम फर्स्ट नियम ये रहता है, इससे आपका न्यूमेरिकल बन के आता है, काफी बार पूछा जाता है। फर्स्ट नियम क्या होता है कि आपतित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के। अभी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यानी कि एंगल I डिग्री
इज इक्वल टू एंगल आर डिग्री, यानी कि ये दोनों जो एंगल होते हैं वो बराबर रहते हैं। अभी पूछा जाएगा एग्जाम में कि आपतित कोण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो परावर्तित कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आप क्या बोलोगे 45 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर ही रहते हैं हमेशा। और दूसरा जो न्यूमेरिकल बनता है वो कैसा बनता है, दूसरा नियम ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपतित किरण अभिलंब पर सीधी पड़ती है तब वह उसी मार्ग वापस लौट जाती है। इसका अर्थ क्या है, देखिए ये आपतित किरण है, ये यहाँ से आई और यूँ चला गई, ये अभिलंब के साथ एंगल बना लिया इसने, लेकिन अभी ये आपतित किरण यहाँ से मान लीजिए ये सीधी आती है, सीधी आई, ये इसका मान लीजिए कि ये आना हो गया। अभी मान के चलिए अब ये सीधी आ रही है तो सीधी ही तो लौट कर जाएगी, तो इसका जाना क्या होगा, ये भी तो यही होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर अभिलंब के साथ आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो परावर्तित किरण कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वो भी 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो क्या होगा, आपतित किरण और दोनों अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो क्या होता है कि जब आपतित किरण अभिलंब पर सीधी पड़ती है तो वापस लौटते समय आते समय भी अभिलंब के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगी और जाते समय भी अभिलंब के साथ 0 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। अभी जो तीसरा नियम होता है वो ये होता है, इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है, ये पूछा भी शायद बहुत ही कम जाता है। देखो होता क्या है, आपतित किरण, दूसरा आपतित किरण और आपतित बिंदु, आपतित किरण, आपतित बिंदु और अभिलंब एक ही सतह पर होते हैं, सिर्फ इतना होता है और कुछ नहीं होता। हमने क्या बोला, आपतित किरण, अभिलंब और आपतित बिंदु तीनों एक ही परावर्तक सतह पर होते हैं, सिर्फ इतना सा होता है और कुछ भी नहीं होता है। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर इसके बाद पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो है सोनार और गूंज या प्रतिध्वनि। तो सोनार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा भी गया है कि सोनार किससे संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, या कुछ और भी ऑप्शंस रख दिए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सोनार जो है ये ध्वनि से संबंधित है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जो सोनार होता है इस विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इस विधि का प्रयोग बड़े जहाज़ों या पनडुब्बियों में किया जाता है। इसका प्रयोग करते कैसे हैं, तो ऐसा होता है कि अभी हमने आपको परावर्तन बताया था, परावर्तन में क्या होता है, ध्वनि तरंग को छोड़ा जाता है तो ध्वनि तरंग किसी सतह से टकराकर वापस आ जाती है, इसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। अभी परावर्तन का ही प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। कैसे किया जाता है, जब पनडुब्बी पानी के अंदर जाती है तो कितनी दूरी पर हमसे कोई वस्तु है या कितनी दूरी पर हमसे कोई जल का जानवर है या हमसे कितनी दूरी पर कोई जहाज है या पनडुब्बी है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए पनडुब्बी या बड़े बड़े जहाज़ों से एक ध्वनि तरंग छोड़ी जाती है। इस ध्वनि तरंग के जाते समय वह टकराकर उस वस्तु से वापस आ जाती है। तब वो कितनी दूरी पर जा रही है और कितनी दूरी से टकराकर वापस आ रही है, तब वो टकराकर आती है, जिससे हमें समय का पता लगता है और समय से हम दूरी का पता करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि कोई वस्तु हमसे कितनी दूरी पर है।
सिर्फ सोनार सिर्फ इतनी सी विधि है। अब इसके बाद समझते हैं हम गूंज या प्रतिध्वनि। तो गूंज या प्रतिध्वनि होता क्या है इसे समझ लेते हैं। जब हम पहाड़ आदि से कोई आवाज करते हैं तब वह वापस बार बार सुनाई देती है। इसी को गूंज या प्रतिध्वनि कहते हैं। गूंज या प्रतिध्वनि क्या होती है? जब हम किसी पहाड़ से आवाज करते हैं तो वह ध्वनि हमें बार बार सुनाई देती है। यह होता है इसी को हम कहते हैं गूंज या प्रतिध्वनि। अब इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि गूंज या प्रतिध्वनि को सुनने का सही समय क्या होता है? तो सुनने का सही समय क्या होता है? 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड में ही गूंज या प्रतिध्वनि सुन पाते हैं। दूसरा, यदि पूछा जाए कि सुनने का जो समय है 0.1 सेकंड ये क्यों है और कारण पूछा जाए तो आपको कारण बताना है। एक क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा जनरल नॉलेज के तौर पर। कोई भी ध्वनि हमारे मस्तिष्क में केवल 0.1 सेकंड तक ही रहती है। कोई भी ध्वनि हमारे मस्तिष्क में केवल 0.1 सेकंड तक ही रहती है। इसी कारण प्रतिध्वनि को सुनने का जो सही समय होता है वह 0.1 सेकंड ही होता है। अभी आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रतिध्वनि या गूंज पर जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है? तो प्रतिध्वनि जो होती है, गूंज या प्रतिध्वनि, इस पर प्रभाव किसका पड़ता है? तो प्रभाव पड़ता है आपका दूरी का, दूसरा वेग या चाल, और तीसरा प्रभाव पड़ता है आपका दूरी, वेग या चाल, और एक होता है आपका ताप। और आपको हमने पहले ही बता दिया है, कभी भी ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब बढ़ाने से या घटाने से ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ताप बढ़ाने या घटाने से ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो प्रभाव किसका पड़ता है? दूरी, वेग और ताप। ओके, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो है अनुरणन। तो अनुरणन ये होता क्या है? तो अनुरणन किसी बड़े कमरे या हॉल में ध्वनि करने पर उस ध्वनि का काफ़ी समय तक बने रहना। जब हम किसी बड़े कमरे या हॉल में आवाज़ करते हैं तो क्या होता है? वह आवाज़ काफ़ी समय तक बनी रहती है, हमें सुनाई देती रहती है। तो ये जो होता है वही कहलाता है अनुरणन।
अगर पूछा जाए तो ऑप्शन में क्या लगाओगे, अनुरणन। दूसरी चीज, अनुरणन को कम करने के उपाय पूछे जाते हैं, तो इसके उपाय देख लेते हैं। तो अनुरणन को कम करने के उपाय क्या होते हैं? छत व दीवारों को खुरदरा करना, छतों व दीवारों को खुरदरा करना। दूसरा, फर्श पर चटाई बिछाना, फर्श पर क्या करना, चटाई बिछाना। तो इनसे होता क्या है, इनसे ये होता है कि जब कभी भी ध्वनि की जाती है तो वह किसी सतह से टकराकर वापस आने की जगह या तो दीवारें अगर खुरदरी होंगी तो उनसे टकराकर उनमें फंस जाती है, या फर्श पर अगर चटाई बिछी होगी तो फर्श की चटाई में फंस जाता है ध्वनि। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है अनुरणन को कम करने के लिए। अभी एक और होता है, खाली कमरे या हॉल में सामान भर देना। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि जो ध्वनि का जो परावर्तन होता है तो उसमें जो गूंज या प्रतिध्वनि होती है तो उसमें क्या बताया था हमने कि उसके लिए एक सही दूरी होती है, और उस पर प्रभाव किसका पड़ता है, दूरी का प्रभाव पड़ता है, वेग का प्रभाव पड़ता है और ताप का प्रभाव पड़ता है। यदि उसे सही दूरी नहीं मिलेगी तो क्या वो आवाज़ वापस लौट कर आएगी, नहीं लौट कर आएगी उसी समय पर। क्यों? क्योंकि हमें समय कितना चाहिए, 0.1 सेकंड। इतने में अगर नहीं हो पा रहा है तो प्रतिध्वनि या गूंज बन ही नहीं सकती। अभी एक खाली हॉल में हम यदि सामान भर देते हैं तो उसमें क्या होगा कि सामान भरने से वो जो साउंड हम जो साउंड क्रिएट करेंगे वो क्या होगा कि वापस टकरा कर सही समय पर नहीं आ पाएगा। इस कारण क्या होता है कि खाली कमरे या हॉल में सामान भर देने से ये अनुरणन नहीं हो पाता है। समझ आ गया इतना? तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें पढ़ना है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या होता है? जब श्रोता व स्रोत के बीच आपेक्षित गति हो तब आवृत्ति बदलती प्रतीत होती है। होता क्या है, जब श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षित गति हो तब आवृत्ति बदलती प्रतीत होती है। समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, तो समझ लीजिए। ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है जो ध्वनि करती हुई आपके पास आ रही है। जब मान लीजिए कोई वस्तु ध्वनि करती हुई आपके पास आ रही है तो क्या होगा, तब वो दूर होगी तब आपको ध्वनि कम सुनाई देगी, और जैसे 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 वो पास आती जाएगी तो ध्वनि हमें जैसे जैसे हमें ज़्यादा लगने लगेगी। हमें ऐसा लगेगा ध्वनि ज़्यादा है, लेकिन वो ध्वनि उतनी ही है जितनी वो ध्वनि कर सकती है। जैसे कि आपने मान के चलिए एक ट्रेन है, ये ट्रेन इधर जा रही है और यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पर ये लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ से ये ट्रेन इधर की ओर जा रही है। अब ये ट्रेन यहाँ से आवाज़ करेगी तो इसे कम सुनाई देगी, और यदि इसके पास से आवाज़ करेगी तो इसे ज़्यादा सुनाई देगी। लेकिन आवाज़ वो ट्रेन कितनी करती है, वो ट्रेन आवाज़ उतनी ही करती है जितनी उसकी क्षमता होती है। लेकिन उसके पास आने पर लगता है कि वो ज़्यादा आवाज़ कर रही है, और दूर से ऐसा लगता है कि वो
कम आवाज़ कर रही है। बस इतना सा ही होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि डॉपलर प्रभाव के बारे में, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है। तो आज ये ध्वनिक चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम 2 प्रकार से कराएंगे आपको। पहला हमें करना है थ्योरी टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार से बनकर आते हैं। ये हमारा जो पूरा चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है, इस थ्योरी में क्वेश्चन किस प्रकार से बनकर आते हैं, पहले हमें वो करने हैं। और दूसरा हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो अभी हम आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और थ्योरिकल टॉपिक में जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरी टाइप में, वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। यदि किसी ने पहले वाले 2 वीडियो ना देखे हों तो पहले वाले वो 2 वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अभी जो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होने वाले हैं, हम जो न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, जो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, अभी ये इस प्रकार से हम देखेंगे। तो अगर उन्होंने वो 2 पार्ट नहीं देखे होंगे तो उन्हें नहीं पता होगा कि आवृत्ति क्या है या आवर्तकाल क्या है। अभी आपका एक टॉपिक और रह गया है, उसे हम न्यूमेरिकल में कराएंगे। वो होता है आपका आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध, वो आपका हम न्यूमेरिकल में कराएंगे। तो न्यूमेरिकल उसी से होंगे। और आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं न्यूमेरिकल वाली क्लास में।